सो गाइस एपिसोड की स्टार्टिंग होती है एल्डरटॉन के रेजिडेंस से। यहाँ पर वो कुछ चीजें भेजने के लिए आंटी सॉन्ग से कह देते हैं और वो चली जाती है वहां से कुछ सामान लेने के लिए। और तभी तीनों के तीनों जो भी चीजें लूट कर लेकर आए हुए होते हैं वह लोग टेबल पर सामने उसे रख देते हैं और वो एक दूसरे से पूछने लगते हैं कि आखिरकार तुमने क्या पाया वहां पर। तभी हमारा एमसी उससे कहने लगता है कि मुझे वहां पर एक किसी डाइटी का या फिर किसी गॉड का फिगर मिला है। और जो मूर्ति हमारे एमसी को काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रही होती है, अट्रैक्टिव लग रही होती है, वह इस मूर्ति को उन सभी दोनों लोगों को दिखाने लगता है। और जब वे दोनों के दोनों इस डायटी की मूर्ति को देखते हैं तो वो सरप्राइज हो जाते हैं और कहने लगते हैं कि आखिरकार ये क्या चीज है, इसमें से मुझे कुछ ठीक महसूस नहीं होने में लगा हुआ है, या क्या किसी ईविल की मूर्ति वगैरह है क्या। तभी एल्डर टोंग भी उसको देखकर यही कह रहे होते हैं कि ये देखकर तो बहुत ही ज्यादा ईविल लग रही है, सिनिस्टर लग रही है। इतना सब कहने के बाद अगर उन्हें कुछ ज्यादा ही बुरा लग रहा होता है तो वो वापस से उसको पैक कर देता है और कहने लगता है, मुझे लगा था कि इसकी कीमत थोड़ी बहुत होगी इसलिए मैंने वहां से उठा दिया, और अगर तुम्हें ये चीज नहीं चाहिए तो मैं इसको अपने लिए रख सकता हूँ। और मन में सोचते हुए कहने लगता है कि इसे अल्डर टोंग भी नहीं पहचान पा रहे हैं कि आखिरकार यह क्या चीज है। अब लगता है कि मेरे पास कोई दूसरा चारा नहीं बचा है, अगर मुझे इसके बारे में पता लगाना है तो मुझे उस ओल्ड टेम्पल कीपर के पास जाना होगा इसके बाद। तभी ये सारी की सारी घटना सुनने के बाद एल्डर टोंग शॉपिंग से पूछने लगते हैं कि तुम्हारे बारे में क्या, तुम्हें क्या मिला है। तभी शॉपिंग उससे कहने लगता है कि मुझे 300 सिल्वर और 12 गोल्ड बार्स मिली हैं, और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि भाई यहाँ पर कुछ और भी है। तभी शॉपिंग कुछ बुक्स निकालता है और उससे कहने लगता है कि ये ट्रेसलेस ब्लेड टेक्निक है, हार्ट इंपीरियल हैमर टेक्निक है, आयरन बुल बॉडी रिफाइनिंग टेक्निक है। ये सारी की सारी जो टेक्निक है वो यू मदर और उनकी जो बेटा था ना, उनकी सिग्नेचर टेक्निक्स है। हम इनकी कॉपीज बनाएंगे और हम आपस में तीनों में ये बांट लेंगे उनकी कॉपीज को। ये जानने के बाद वह काफी ज्यादा खुश होते हुए कहने लगता है कि इस बार तो हम लोग वाकई में बहुत ज्यादा रिच हो गए, अमीर हो गए। तभी हमारा एमसी भी अपना खजाना निकालते हुए उनसे कहने लगता है कि तुम्हें सच सच बताऊं तो मुझे जब मैं लूटने में लगा था तो वहां पर मुझे 1000 सिल्वर मिले थे वू युआन के रूम से। जिसे जानने के बाद दोनों के दोनों बहुत ही ज्यादा खुशी के आंसू निकल पड़ते हैं और कहने लगते हैं कि हमारा जो टोटल आइटम है वो कम से कम 5000 सिल्वर तक पहुंच जाता है। लेकिन हमारा एमसी मन में सोचते हुए कहने लगता है कि मुझे लगता है कि मुझे अपना स्ट्रेट फेस बनाकर रखना होगा, नहीं तो मैं इनको चूने लगाते हुए अपने आप पर बहुत ज्यादा गंदा महसूस कर रहा हूँ, बुरा महसूस कर रहा हूँ। तभी शॉपिंग हमारे एमसी से पूछने लगता है कि जी हुए, मैंने सुना था, आई मीन मैंने देखा था कि तुमने अपनी उस स्वॉर्ड को तोड़ नहीं दिया था, लो मैं तुम्हें एक ये नई स्वॉर्ड देना चाहता हूँ गिफ्ट के तौर पर। तभी हमारा एमसी जैसे ही उसकी स्वॉर्ड लेने लगता है तो वो उससे कहने लगता है कि अगर ऐसी बात है तो तुम इस डैगर को रख सकते हो। ये जो डैगर है वो युवान के द्वारा यूज किया गया था जिससे कि मेरी स्वॉर्ड टूट गई थी। भले ही ये साइज दिखने में बहुत ज्यादा छोटा हो लेकिन बहुत ही ज्यादा शार्प चीज है ये। तभी हमारा एमसी उस स्वॉर्ड को जब देखता है खोलकर तो वो काफी ज्यादा सुंदर लग रही होती है और देखने में काफी ज्यादा शार्प होती है। तो उसको देखने के बाद मन में सोचते हुए कहने लगता है कि ये स्वॉर्ड है जो कि मुझे सेक्स से मिलती है उससे ज्यादा सुपीरियर है, उससे ज्यादा बेटर है। और इन तीनों के लिए खुशी का मूवमेंट होता है तो वो सेलिब्रेट करने लगते हैं। और अगले सीन में हमें दिखाया जाता है लियान सेट के कंट्रीब्यूशन पॉइंट रिडेम्पशन काउंटर पर, जहां पर वो अपने मिशन को सबमिट करने के लिए आए हुए हैं। तभी जो वर्कर होता है वो हमारे एमसी से पूछने लगता है, तो अच्छा इसका मतलब ये हुआ कि तुम यहाँ पर किंग कॉन्ग क्लास की बॉडी टेक्निक को रिडीम करने के लिए आए हो। तभी हमारा एमसी उससे कहने लगता है कि हाँ जी ऐसी ही बात है। और दूसरे मन में सोचते हुए कहने लगता है कि यहाँ पर जो टेक्निक मैनुअल्स मुझे मिली थी रिडम्स के दौरान, जो कंट्रीब्यूशन पॉइंट का इस्तेमाल कर मिलेगी मुझे रिडेम्पशन के दौरान, तो उसको देते समय वह लोग कोई क्वेश्चन वगैरह मुझसे नहीं पूछते। इस चीज का मुझे बहुत ज्यादा फायदा है, तो मैं जो चाहे वो टेक्निक ले सकता हूँ और मुझ पर कोई सस्पेक्ट भी नहीं करेगा और मैं किसी प्रकार से सस्पिशियस नहीं लगूंगा। और तभी वे एल्डर उसे उसकी बुक दे देते हैं जो कि वो मांग रहा होता है। और जब उसे मिल जाती है वह बुक तो वो अंकल ल्यू का धन्यवाद कहता है और वहां से जाने लगता है। और उसे लेने के बाद वे अपने कोर्टयार्ड में वापस आकर मन में सोचते हुए कह रहा होता है इस बुक को देखते हुए कि मैंने फाइनली फाइनली एक नई कल्टीवेशन टेक्निक रिडीम कर ली है। और जब हमारा एमसी अपने ही ख्यालों में खोया हुआ होता है तभी उसे किसी चीज की आवाज सुनाई देती है जिसको देखकर वह सुनकर सरप्राइज हो जाता है और कहने लगता है मन में सोचते हुए कि ये जगह, आई मीन ये लोकेशन, ये तो जिस जगह से ये आवाज आने में लगी हुई है तो सिटी गेट है ना, आखिर वहां पर क्या हो रहा है। और भागते हुए उसकी तरफ मन में सोचते हुए कह रहा होता है कि वूयान ने एक बार मेंशन किया था कि जो गोस्ट हेड बंडिस है वे उनकी मदद करने के लिए यहाँ पर जल्दी आ जाएंगे। लेकिन मैंने इस बात की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं की थी कि बिल्कुल इस सिटी के गेट पर वह इतना ज्यादा भब्बर मचा देंगे। और जब हमारा एमसी उस जगह पर पहुंचता है तो हमें पता चलता है कि उस कुछ लोगों ने वहां पर उस दरवाजे को तोड़ दिया होता है और वहां पर इतने भी सैनिक होते हैं, सिक्योरिटी गार्ड्स होते हैं, सभी की बैंड बजा दी गई होती है पूरी तरीके से पीट पीट कर। इसको देखकर हमारा एमसी शॉक होता है और मन में सोचते हुए कहने लगता है कि मुझे इस बात पर भरोसा नहीं होता कि वे लोग जबरदस्ती इस टाउन के अंदर घुस गए हैं, वो भी इस गेट को तोड़कर। ये तो वाकई में बहुत ज्यादा एरोगेंट हो रखे हैं। और तभी से सिक्योरिटी गार्ड होता है उनका लीडर वहां पर आता है जिसको चोट लगी हुई होती है बहुत ज्यादा, उसके साथ ही उसकी मदद कर रहे होते हैं। और वो कह रहा होता है कि आखिरकार हम उन वू योंग को बिल्कुल भी रोक नहीं पाए यहाँ से जाने से। मुझे इस बात पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं होता कि जो शॉर्ट प्रोटोजी आई मीन प्रोडिजी यानी कि अच्छा बंदा, काफी टैलेंटेड बंदा लियू जिनपिंग, वह एक थर्टाइल मार्शल आर्टिस्ट बन चुका है। जब हमारा एमसी इस बारे में सुनता है तो वो सोचते हुए कहने लगता है कि जो मार्शल आर्टिस्ट है वह अपनी इनर रियलमी में काफी मात्रा में क्यू को इकट्ठा कर सकते हैं
और वो सारी की सारी प्रिंसिपल मर्डन को ओपन कर लेंगे उसके बाद। और उसके बाद उसकी बॉडी के अंदर जितनी भी क्यू है वो अपने बॉडी में अपने अनुसार उसे मूव कर सकते हैं, ताकि वो जल्द से जल्द थर्ड टायर मार्शल आर्ट्स तक पहुंच सके। और मास्टर जो एल्डर नहीं है वह रिसेंटली मार्शल आर्टिस्ट बने हुए हैं। जो घोस्ट हेड बंदित का जो सेकंड एल्डर है वो वाकई में इतना ज्यादा पावरफुल है। और सिर्फ इतना ही नहीं, ये तो बस एक सेकंड लीडर है। मैं तो ये बात जानने के लिए बहुत ज्यादा क्यूरियस हूँ। और ये बहुत ही ज्यादा सरप्राइजिंग वाली बात है कि ये सेकंड लीडर इतना पावरफुल है, तो इसके जो बाकी के लीडर है वो कितना ज्यादा पावरफुल होंगे, खासकर इनका मेन लीडर। खैर, इन सबसे मेरा लेना देना कुछ भी नहीं है। ये सारा का सारा काम तो ऑफिशियल्स लोगों का है, उन्हें चिंता करनी चाहिए इस बारे में। तभी हमारे एमसी की नजर एक पॉरिज स्टॉल पर जाती है। हमारे यहाँ तो इसे खिचड़ी कहते हैं भाई, तुम्हारे यहाँ क्या कहते हैं बताना। और उसके वो देखती है, वो कहने लगता है कि मैं उस पपी के लिए, उस डॉग के लिए थोड़ी बहुत खरीद लेता हूँ। और उसे खरीदने के बाद वह अपने घर पर वापस आ जाता है। और घर पर वापस आने के बाद उसी जगह पर देखने लगता है जहां पर उस डॉग को छोड़ा गया था इसके द्वारा। और तभी चिल्लाते हुए कहने लगता है कि तुम्हारा खाने का समय हो चुका है, जल्दी से बाहर आ जाओ। लेकिन जब वो उस बॉक्स में जाकर देखता है तो पता चलता है कि वो तो यहाँ से गायब है ऑलरेडी। और वो सरप्राइज होकर इधर उधर ढूंढने लगता है, चिल्लाने लगता है कि तुम कहाँ गए लिटिल वन। तभी हमारा एमसी किसी चीज को नोटिस करता है और वो पीछे मुड़कर देखने लगता है। और वो उस पपी को ढूंढते हुए उससे कहने लगता है, ओह तो तुम यहाँ पर क्या कर रहे थे, तो मुझे ये बताओ। दूसरी तरफ जो पपी होता है वो पूरी बढ़िया कंडीशन में बैठा हुआ था, आई मीन लेटा हुआ होता है, और देखने में बहुत ज्यादा खुश लग रहा होता है। जिसको देखकर जिस तरीके का पोस्टर जो बनाया हुआ है, हमारा एमसी काफी सरप्राइज शॉक हो जाता है और कहने लगता है कि अगर का ये किस तरीके का पोस्टर है भाई, तुम ये क्या कर रहे हो पपी। लेकिन दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि जो पप्पी होता है वो इस तरीके के पोस्टर में इसलिए बैठा हुआ था क्योंकि उसके मुंह में कुछ ना कुछ तो गिर रहा होता है रेड रेड। इसको देखकर तो ब्लड की याद आती है, जिसको देखकर हमारा एमसी सरप्राइज होता है और कहने लगता है कि आखिर का ये पप्पी क्या ड्रिंक करने में लगा हुआ है। लेकिन जैसे ही हमारे एमसी की नजर उस जगह पर जाती है यहाँ से ये ब्लड गिरने में लगा हुआ होता है, तो वो पता चल जाता है कि ये ब्लड तो उसी चीज का है ना, उस स्नेक बॉडी का, डीमन स्नेक बॉडी का। और ये जो डॉग है वो इस डीमन के ब्लड को पीने में लगा हुआ है। इस बात को जानने के बाद वो काफी सरप्राइज हो जाता है और जब पीते देखता है तो उससे कहने लगता है कि तुम तो वाकई में बहुत ज्यादा चालाक बंदे निकले, क्योंकि इस बंदे को पहले से पता था कि अगर ये इस स्नेक डीमन के ब्लड को पिएगा तो इसकी जो इंजरी से वो जल्दी ठीक हो जाएंगी। ये डॉग तो वाकई में बहुत ज्यादा टैलेंटेड है। और वह डॉग अपने आप को हील करने के बाद हमारे एमसी के पास देखने लगता है खड़े होने के बाद, और अपनी पूंछ को जोर जोर से हिलाने हिलाने लगता है। तभी हमारा एमसी जो खिचड़ी उसके पास लेकर आया हुआ होता है वो उसे देते हुए उससे कहने लगता है कि तुम इस पॉरिज को खा सकते हो। और वो डॉग उस पॉरिज को खाने लगता है बिना किसी परेशानी के। और जैसे ही उसको खाते हुए देखता है तो हमारा एमसी अपने उसी बैग की तरफ देखने लगता है जहां पर उस स्नेक डीमन की बॉडी के कुछ पार्ट्स पड़े हुए होते हैं। और मन में सोचते हुए कहने लगता है कि मैं इस स्नेक डीमन को बिल्कुल भी नहीं खाना चाहता, तो शायद इसका इस्तेमाल मैं कर सकता हूँ ना इस तरीके से। तभी अगले ही पल दिखाया जाता है कि किस तरीके से हमारा एमसी उस मीट से कुछ बनाने लगता है और अपनी ब्लेड से उसे काटने लगता है। और उसे काटने के बाद उसका एक सूप बनाता है। और सूप बनाने के बाद वो सब सूप खुद नहीं खाता बल्कि मैं अपने डॉगी को खिला देता है। और उसे देने के बाद वहां से जाते हुए कहने लगता है कि तुम जितना समय लेना चाहो तुम ले सकते हो, मैं कुछ समय के लिए बाहर जा रहा हूँ। और वह डैग ये जानकर काफी ज्यादा खुश होता है। और अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि इस तरीके से वह एक ऐसी जगह पर आ चुका है जहाँ पर बहुत ही ज्यादा सुनसान होती है जगह और बहुत डरावनी दिख रही होती है। और इधर उधर देखने लगता है रातों में और कह रहा होता है कि मैं उम्मीद करता हूँ कि इस इन्वेंटरी में कई सारे अबंडेंट गोश्त मौजूद जरूर होंगे। चलो मुझे यहाँ पर उस ओल्ड टेम्पल कीपर के द्वारा जो मुझे अगरबत्तियां जो मिली थी ना समन करने के लिए गोश्त को, मैं उनका इस्तेमाल करता हूँ। और तभी हमारा एमसी उन अगरबत्तियों को जलाकर वहां पर रख देता है और किसी चीज में लगा देता है। और तभी उन अगरबत्तियों में से बहुत ही ज्यादा मात्रा में धुआं निकलने लगता है और उस धुएं की स्मेल को हमारा एमसी महसूस कर सकता है और वो धुआं चारों तरफ फैल जाता है उसके आसपास। और तभी हमारा एमसी किसी को आते हुए देखता है और समझ जाता है कोई ना कोई तो आ रहा है। और उसे देखकर मन में सोचते हुए कहने लगता है कि ये चीज तो वाकई में काम कर गई, मैंने तो इस बात की उम्मीद भी नहीं की थी। और इस मौके का फायदा उठाते हुए अपनी सोल एनर्जी पॉइंट्स को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाने के लिए इस मौके का फायदा उठागा और अपनी स्वॉर्ड निकालता है। और वहां पर जितने भी गोश्त उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे होते हैं वो अपने अनलिमिटेड ब्लेड स्लैश का इस्तेमाल करता है और उस गोश्त को वहीं पर मार देता है। और वो अटैक इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि उसका एक अटैक पीछे जितने भी गोश्त होते हैं उसके, वो सभी के सभी उस अटैक से मारे जाते हैं। लेकिन जब उन्हें मारता है तो वो पीछे से एक गोश्त उस पर अटैक कर देता है। लेकिन हमारा एमसी बिल्कुल भी हार नहीं मानता और उसके बाद वह भी अपनी स्वॉर्ड से उस गोश्त पर अटैक कर उसे मार देता है। लेकिन हमारे एमसी को इससे बिल्कुल भी संतुष्टि नहीं मिलती और कह रहा होता है कि मुझे और ज्यादा सोल पॉइंट चाहिए, इतने से मेरा कुछ भी नहीं होने वाला। लेकिन तभी हमारे एमसी की नजर किसी और चीज पर जाती है और वो कुछ और महसूस करने लगता है। तभी जैसे ही वो पीछे मुड़कर देखता है तो पता चलता है कि कुछ डेड बॉडीज उसकी तरफ बढ़ने में लगी हुई होती हैं। इसको देखकर मन में सोचते हुए कहने लगता है कि ये सारे के सारे जो गोश्त हेड बंडिस के लोग लगने में लगे हुए हैं, यानी कि उनके साथी मिनियंस वगैरह लग रहे हैं जो कि उस स्क्रिमिश में मारे गए थे फ्रंट गेट पर जहां पर कुछ समय पहले फाइट चल रही थी। और ये सभी के सभी इतनी जल्दी जॉम्बीज में कन्वर्ट हो गए, ये तो सरप्राइजिंग वाली बात है। भले ही उन जॉम्बीज को बढ़ाने के लिए, पालने के लिए परफेक्ट जगह हो, लेकिन मैं ये बात बिल्कुल नहीं मान सकता कि एक दिन के अंदर अंदर वह सभी के सभी जॉम्बीज में कन्वर्ट हो गए। और ये सोचते हुए उन जॉम्बीज को काटना वह चालू कर देता है कि करके।
और सभी zombies को वहीं पर मार देता है। और तभी अचानक से उसे कोल्ड एनर्जी महसूस होने लगती है, जिससे कि इसे बहुत ज्यादा ठंड लगने लगती है। तभी उसकी नजर किसी चीज पर जाती है, जिसको देखकर वो सरप्राइज हो जाता है, जहां पर वो अचानक से पता नहीं कैसे एक कमरे के अंदर आ जाता है और कमरे के अंदर एक लड़की को अपने सामने बैठा हुआ पाता है, वो भी एक बेड पर। जहां पर जो लड़की होती है वो हमारे एमसी को सेड्यूस करने की कोशिश करने लगती है और उससे कहने लगती है कि बाहर का जो मौसम है वो वाकई में बहुत ज्यादा ठंडा है सर, क्यों ना तुम अंदर आ जाओ, मैं तुम्हें गर्म करने में तुम्हारी मदद करूंगी इस बेड में। तुम जल्दी से आ जाओ, हम दोनों साथ में एक दूसरे को गर्म करेंगे, कैसा रहेगा? तो गाइस समझ गए ना कि आखिरकार इसके इरादे क्या है। और हमारा एमसी इसकी यह बात सुनने के बाद उसकी बात से एग्री हो जाता है और कहने लगता है क्यों नहीं, मैं अभी आता हूँ। जैसे जैसे हमारा एमसी उसकी नजदीक आने लगता है, तभी जो लड़की होती है वो उससे कहने लगती है, ओ माय सर, क्या आप मेरे पास नजदीक आने के लिए भी अपनी स्वॉर्ड को साथ लेकर आओगे क्या, जबकि तुम अपनी नाइट को मेरे साथ गुजारने वाले हो? और इस तरीके से हमारे एमसी को सिड्यूस करने की कोशिश करने लगती है और अपनी बातों में फंसाने की कोशिश करने लगती है ये। और इतना ही नहीं बल्कि मैं वह अपने हाथों से हमारे एमसी की स्वॉर्ड को छुड़ाने की कोशिश करती है और उससे कहने लगती है कि ये स्वॉर्ड देखने में बहुत ही ज्यादा डरावनी है, तो बेटर रहेगा कि तुम इस स्वॉर्ड को अपने हाथों से फेंक दो। तभी हमारा एमसी मुस्कुराता है और उससे कहने लगता है कि तुम्हें वाकई में ऐसा लगता है कि मैं इसे फेंक दूंगा? मुझे माफ कर देना, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता। लेकिन अगर मैंने ऐसा किया तो वरना मैं तुम्हारे ट्रैप में जो तुमने मेरे लिए बिछा कर रखा हुआ है उसमें नहीं फंस जाऊंगा क्या? और जैसे ही इस लड़की को पता चलता है कि जो ट्रैप जो बिछाने में लगी हुई थी उसके बारे में हमारे एमसी को पता चल गया है और उसने उसे डायरेक्टली बोल दिया है, तो वो शॉक हो जाती है और उसके पसीने छूट जाते हैं। और इस मौके का फायदा उठाते हुए हमारा एमसी भी अपनी स्वॉर्ड से उस लड़की के बीच में से दो टुकड़े कर देता है और उससे क्या लगता है कि मैं तुमसे कहा था ना कि मेरे पास ऑलरेडी मैंने यहाँ पर पहले ही अपनी डिवाइन आइज को कास्ट कर दिया था, तो तुम्हारा जो इल्यूजन वगैरह है वो मुझ पर बिल्कुल भी काम नहीं करने वाला। और जैसे ही हमारा एमसी उस लड़की को काटता है तो हमें पता चलता है कि ये और कोई नहीं बल्कि मैं ये तो एक गोश्त है यार, सारा का सारा मूड खराब कर दिया। और उसको मारने के बाद हमारा एमसी आगे बढ़ पड़ता है और सबके मरने के बाद आसपास का पूरा इलाका भी क्लियर हो जाता है, जिसको देखकर वो मन में सोचते हुए क्या लगता है कि मैं फाइनली उस इल्यूजन से बाहर निकल चुका हूँ और रियलिटी में वापस आ गया हूँ। और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि मैं इस मिशन के दौरान मैंने कम से कम 3000 सोल पॉइंट्स तक कमा लिए हैं। आज आज का दिन तो वाकई में बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल रहा मेरे लिए। लेकिन फिर भी एक बात सोचने वाली जरूर है, क्योंकि जो फीमेल गोस्ट थी और जो जोम्बी, उनको देखकर तो ऐसा बिल्कुल भी लगता ही नहीं है कि मैंने जो अगरबत्तियां जलाई थी उसके कारण वह दोनों को दोनों यहाँ पर आए थे। क्योंकि जब जिस तरीके से वो मेरी तरफ बढ़ने में लगे हुए थे उनको देखकर तो ऐसा लगता है कि वो अगरबत्ती की तरफ नहीं जा रहे थे बल्कि वो डायरेक्टली मेरी तरफ आ रहे थे। तभी अचानक से उसे कुछ महसूस होने लगता है और वो सामने देखता है और देखकर कहने लगता है कि वह जगह मुझे बहुत ज्यादा डरावना ऑरा देने में लगी हुई है। और जहां पर हमें सामने दिखाया जाता है वहां पर ग्रीन कलर की एनर्जी निकलने में लगी होती है। और हमारा एमसी वहां पर जाने के बाद कहने लगता है कि मुझे इस बात पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं होता कि ये पूरी की पूरी जो जगह है वो जॉम्बीज को बढ़ाने के लिए, पालने के लिए बनाई गई है। और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि मैं यहाँ पर कई सारी डेड बॉडीज भी पड़ी हुई हैं जिन्हें हम जॉम्बीज कहते हैं। और जब हमारा एमसी इतनी ज्यादा डेड बॉडीज को देखता है तो वो मन में सोचते हुए कहने लगता है क्या जो ऑफिशियल्स थे वो अपने काम को ढंग से नहीं कर रहे थे? इन डेड बॉडीज को, यानी कि उन गुंडों की या फिर डाकुओं की जो साथियों की डेड बॉडीज थी, उनके मिनियंस की, वो यहीं पर ऐसे ही फेंक के चले गए बिना डंप किए ढंग से। ये बाकी में एक नंबर के निकम्मे लोग हैं ऑफिशियल वाले। क्या होगा अगर ये सारे के सारे जो लोग हैं वो ज़ॉम्बीज़ में कन्वर्ट हो गए? तो अगर ऐसा हुआ ना तो जो टाउन के लोग हैं वो बहुत बड़े खतरे में पड़ जाएंगे। और सभी लोगों की जान बचाने के लिए हमारा एमसी उन सारे के सारी डेड बॉडीज में आग लगा देता है। और जैसी भी आग लगाकर वापस जाने लगता है तभी उसे किसी चीज की आवाज सुनाई देने लगती है, जहां पर पता चलता है कि एक ज़ॉम्बी जैसा दिखने वाला गोश्त हमारे एमसी की तरफ उड़ता हुआ आता है उसे मारने के लिए। जिसे देखकर हमारा एमसी एकदम से सरप्राइज हो जाता है और पीछे मुड़कर घबराने लगता है देखता है तो, और कहने लगता है कि ये तो एक म्यूटेटेड ज़ॉम्बी है, ये यहाँ पर क्या कर रहा है, शिट। और इस म्यूटेटेड ज़ॉम्बी को देखकर तो ऐसा लगता है कि ये मेरे को बहुत ही ज्यादा गंदी तरीके से मारना चाहता है, क्योंकि जो इसकी हॉस्टिलिटी है वो मुझे महसूस हो रही है। यहाँ तक लगता है कि ये वही आयरन ज़ॉम्बी होगा, रैंक के बारे में बता रहा है और कुछ नहीं। जब ये इतना सोचने में लगा हुआ ही होता है तभी वह ज़ॉम्बी हमारे एमसी पर अटैक करने के लिए कूद पड़ता है पागलों की तरह। लेकिन हमारा एमसी भी हार नहीं मानता और वो अपनी स्वॉर्ड या डैगर निकालता है, वही बल मैजिकल डैगर, और डायरेक्टली उसे अपने स्पिरिचुअल एनर्जी से कंट्रोल करने की कोशिश करने लगता है ताकि वो ज़ॉम्बी को मार सके। और फ्लाई करते हुए डायरेक्टली उस ज़ॉम्बी पर थ्रो कर देता है, लेकिन उसका जो डैगर होता है वो तो उसकी बॉडी में घुसा ही नहीं। जिसे देखने के बाद हमारा एमसी सरप्राइज हो जाता है और कह रहा होता है कि इसका डिफेंस तो वाकई में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, यहाँ तक कि मेरा जो गोल्ड सिल्क डैगर है वो भी इसको चोट नहीं पहुंचा सकता। और जैसे ही ज़ॉम्बी उस पर अटैक करता है तो हमारा एमसी अपने आप को बचाने के लिए वहां से डॉज कर देता है और वापस से अटैक करने के लिए सोल सबड्यूइंग टालिस्मान का इस्तेमाल करने लगता है। और वह 3 तालिस्मान जाकर सीधे उस ज़ॉम्बी के सर पर जाकर चिपक जाते हैं, जिसको देखकर हमारा एमसी कंफ्यूज होता है और कहने लगता है क्या जो मेरे तालिस्मान है वो काम किए या नहीं किए। लेकिन अगले ही पल दिखाया जाता है कि किस तरीके से वह ज़ॉम्बी जोरों से चिल्लाने लगता है और उसके जो तालिस्मान होते हैं वो उसकी बॉडी से वहीं पर निकल जाते हैं, क्योंकि उसकी जो एनर्जी होती है वो उनके तालिस्मान की एनर्जी से ज्यादा होती है, बहुत ज्यादा। जिसको देखकर हमारा एमसी घबराते हुए कहने लगता है कि मेरे तालिस्मान इस पर बिल्कुल भी काम नहीं कर रहे। और तभी वे अपनी फायर एबिलिटी का इस्तेमाल करने लगता है इसको मारने के लिए।
और कहने लगता है कि चलो अब देखते हैं कि अब तुम इसके बारे में क्या सोचोगे, तुम इससे बच के दिखाओ। और तभी वो जॉम्बी पूरी तरीके से जलने लगता है, लेकिन वह जॉम्बी फिर से बिल्कुल भी हार नहीं मानता। जलती हुई हालत में भी वो हमारे एमसी पर अटैक करने की कोशिश करता है। जब उसके अटैक से बचने में कामयाब रह जाता है तो हमारा एमसी कहने लगता है कि ये बंदा तो पूरी तरीके से क्रेजी हो चुका है, और वह फटाक से अपने डैगर को वापस बुला लेता है। उसे कंट्रोल कर कर उस डैगर से उसे मारने की कोशिश करने लगता है, लेकिन वो जॉम्बी हमारे एमसी पर अटैक करने के लिए फिर से कूद पड़ता है, और हमारा एमसी अपनी 2 फिंगर टेक्निक का इस्तेमाल करता है उसे मारने के लिए, और पीछे से डैगर को भेजने लगता है और सामने से खुद अटैक करने लगता है उस जॉम्बी पर, ताकि वो जॉम्बी को पकड़ सके और मार सके। और कह रहा होता है, मन में सोचते हुए कि भले ही तुम्हारी जो पूरी पूरी बॉडी है वो काफी ज्यादा टफ है, लेकिन तुम्हारी जो आंखें हैं वो हमेशा तुम्हारी कमजोरी रहेंगी। और जैसे ही हमारा एमसी उस जॉम्बी की आंखों को टारगेट करने की कोशिश करने लगता है तो वो जॉम्बी उसे नोटिस कर लेता है और देख लेता है, और तुरंत अपने हाथों से उस अटैक को रोक लेता है ताकि जो डैगर है वो उसकी आंखों में ना घुसे। और जो उसने एक्सपेरिमेंट किया था वो एक्सपेरिमेंट काम कर गया। हमारा एमसी इस बात को लेकर श्योर हो चुका है और कह रहा होता है कि जो आयरन ज़ॉम्बी की जो वीक वीक स्पॉट है उसका मैंने पता लगा लिया है। भले ही कोई भी कितना ही पावरफुल क्यों ना हो, उसका एक ना एक वीकनेस तो जरूर होती है। अब मुझे ज्यादा कुछ नहीं करना, बल्कि मैं इसके वीक स्पॉट को टारगेट करना है इसकी बॉडी में। सबसे पहले तो जो डैगर होता है वो अपनी टेक्निक से समन करने लगता है वापस अपनी तरफ, और अपनी तरफ उस डैगर को समन करने के बाद वो वापस से शूट कर देता है और वो डैगर डायरेक्टली उसके पैर में जाकर लग जाता है। और इतना ही नहीं, जैसे ही वो पैर में लगता है तो वो जॉम्बी वहां से हिल नहीं सकता, और हमारा एमसी इस मौके का फायदा उठाता है भरपूर, और सारी की सारी फायर बॉल्स का इस्तेमाल करने लगता है, उस जॉम्बी की तरफ शूट करने लगता है। और उसके बाद वह जॉम्बी वापस से आग में जलने लगता है, और इस बार की जो आग होती है वो पहले के मुकाबले में खतरनाक होती है। वह जॉम्बी अपने आप को बचाने के लिए इधर उधर तड़पने लगता है, और उसकी जो बॉडी होती है वो कमजोर होने लगती है धीरे धीरे। और इस मौके का हमारा एमसी फायदा उठाता है और कहने लगता है कि मैंने फाइनली फाइनली तुम्हारी डिफेंस को पूरी तरीके से बर्न कर दिया है, जला दिया है, अब तुम मुझसे नहीं बच पाओगे। और जैसे ही हमारा एमसी उस जॉम्बी की तरफ उसकी गर्दन को काटने के लिए बढ़ने लगता है तो वो जॉम्बी अपने आप को बचाने के लिए चिल्लाने लगता है जोरों जोरों से। और तभी हमारे एमसी का जो डैगर है वो डायरेक्टली उसकी गर्दन पर जाकर लगता है, लेकिन उसकी स्किन बाकी में बहुत ज्यादा टफ होने के कारण इसको देखता है हमारा एमसी तो कहने लगता है कि मैंने तो इसका जो डिफेंस है वो ऑलरेडी तोड़ दिया था, लेकिन इसके जो नॉर्मल अटैक्स वो भी पावरफुल है, और जो मेरे नॉर्मल अटैक्स हैं वो इसकी बॉडी को अभी भी काटने में कामयाब नहीं रहे। आखिरकार ये आयरन ज़ॉम्बी कितना पावरफुल है भाई। उस आयरन ज़ॉम्बी की पूरी बॉडी जलने के बाद भी वो हमारे एमसी पर अटैक करने में कामयाब रहता है और उसको रिफ्लेक्ट कर देता है उसके अटैक को। और इतना ही नहीं, जब तक उसकी पूरी बॉडी जल जाती है उसके बाद भी वो हमारे एमसी पर एक जोरदार पंच मारता है ताकि वो उसे मार सके। और हमारा एमसी भी इसके अटैक से बचने के लिए खुद पंच मारता है और कह रहा होता है कि मुझे विश्वास नहीं होता कि इसके पास अभी भी इतनी एनर्जी बची हुई है कि ये काउंटर अटैक कर सके मुझे। और उसको मारने के बाद हमारा एमसी कहने लगता है, लेकिन अब तुम्हारे पास ज्यादा समय नहीं बचा हुआ है, तुम्हारा अंत आ चुका है। और तभी अगले ही पल एक झटके में दिखाया जाता है कि किस तरीके से हमारा एमसी उस आयरन ज़ॉम्बी की गर्दन दो टुकड़े कर देता है उस गर्दन के, और अपनी अल्टीमेट ब्लेड स्लैश टेक्निक का इस्तेमाल करता है उस आयरन ज़ॉम्बी को मारने के लिए लास्ट में। और दिखाया जाता है कि किस तरीके से वह आयरन ज़ॉम्बी ऑलरेडी मारा जा चुका है, और उसको मरने के बाद वह मन में सोचते हुए कहने लगता है कि ये जो आयरन ज़ॉम्बी है वो शायद शायद एक मार्शल आर्टिस्ट था जब वह जिंदा हुआ करता था, वो भी इनर क्यू रियलमी में। यहाँ तक कि जो मेरी डिवाइन ब्लेड है और अल्टीमेट ब्लेड स्लैश है वो भी इसकी स्ट्राइक को इतनी आसानी से रोक नहीं पा रही थी। मैं वाकई में बहुत ज्यादा केयरलेस था उस समय पर। अगर मैं वाकई में बोथ कल्टीवेशन एंड मार्शल आर्टिस्ट में अच्छा नहीं होता तो शायद मैं आज मर गया होता। और हमारा एमसी उसकी डेड बॉडी को जलाकर खाक कर देता है और कहने लगता है कि चाहे कुछ भी हो जाए मुझे इसकी बॉडी को कम्प्लीटली बर्न करना होगा ताकि वो कोई दूसरा चांस ना बचे इसके जिंदा होने का। और जैसे ही वो उसकी बॉडी को बर्न करता है तो वहां पर कुछ भी नहीं बचता और सिवाय उसकी हड्डियों के, और हड्डियों में एक ग्रीन कलर की बॉल होती है जिसमें से एनर्जी निकल रही होती है, जिसको देखकर हमारा एमसी सरप्राइज होता है और कहने लगता है क्या ये कोई ज़ॉम्बी ऑब है, और सावधानी के तौर पर उस ज़ॉम्बी ऑब को उठा लेता है, वो भी एक कपड़े की मदद से। डायरेक्टली अपने हाथों से टच नहीं कर रहा है इसे, और इसको देखकर मन में सोचते हुए कहने लगता है कि जो ज़ॉम्बी ऑब है वो एक डीमन कोर के बराबर ही है, लेकिन जो ज़ॉम्बी ऑब है वो बहुत मात्रा में ये एनर्जी को कंडेंस करता है और ह्यूमंस के लिए ये बिल्कुल भी बेनिफिशियल नहीं है, लेकिन ये कई मात्रा में डिमोनिक क्रीचर्स की स्ट्रेंथ को जरूर बढ़ा सकता है। चलो मैं इस आइटम को मैं अपने पास रख लेता हूँ, क्योंकि ज़ॉम्बी ऑप्स का इस्तेमाल आप लोग मैजिक आइटम्स को रिफाइन करने के लिए भी कर सकते हैं, बनाने के लिए भी कर सकते हैं, और तो और ये मेरे लिए काफी ज्यादा यूजफुल होने वाला है, तो मैं इस आइटम को अपने पास ही रखूंगा। तभी हमारे एमसी की नजर कई सारी डेड बॉडीज पर जाती है, यहाँ पर कई सारे मरे लोग पड़े हुए होते हैं, और एक बहुत बड़ा गड्ढा वहां पर दिखाई देता है। उस गड्ढे में जाकर, उस होल में जाकर हमारा एमसी कूद पड़ता है देखने के लिए कि आखिरकार यहाँ क्या चल रहा है। और नीचे उस केव में आने के बाद वो अपनी फायर टेक्निक का इस्तेमाल करता है ताकि वो उजाला करके देख सके, और कह रहा होता है मन में सोचते हुए कि ये जो केव है वो उसके अंदर से बहुत मात्रा में ये एनर्जी बाहर निकल रही है। लगता है कि यहीं पर उन zombies को पाला जा रहा था, लेकिन जितना मैंने सोचा था उतनी ज्यादा इसमें से स्मेल नहीं आ रही है। तभी वो नोटिस करता है कि वो ऑलरेडी इस गुफा के अंत तक पहुंच चुका है। यहाँ पर कुछ भी सामान वगैरह नहीं है, और इतना ही नहीं बल्कि मैं यहाँ पर ऐसा कोई क्लू भी नहीं है जिससे कि मैं पता लगा सकूं कि आखिरकार इन zombies को कौन पालने में लगा हुआ है।
और जब हमारे एमसी को वहां पर कुछ नहीं मिलता तो वो लौट ही रहा होता है, तभी उसकी नजर एक छोटे से बैग पर जाती है और एक कपड़े पर जाती है और उस कपड़े को उठाता है और कहने लगता है कि ये तो की पाओ है। और इसे देखने के बाद वह काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और कहने लगता है कि ये तो बहुत ज्यादा बिग है, बड़ा है। अब मुझसे ये मत कहना ये कि जो जो चीज है वो वाकई में वू हाउ के सीनियर ब्रदर जांग यी चांग की है क्या, और उसी से बिलोंग करती है। इसको देखकर तो मुझे उसी की याद आ रही है और किसी की नहीं। मुझे इस बात पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं होता कि ये जो जांग यी चैंग है वो डिमोनिक आर्ट्स में उसने भी महारत हासिल कर रखी होगी। लगता है कि अब मेरे पास और कोई चारा नहीं बचा है, मुझे अब उस बंदे से भी सावधान रहना होगा जब भी मैं उसके आसपास घूमूं तो। और वो आराम से बेड पर जाकर सो जाता है। और जब हमारा एमसी सोने में लगा हुआ होता है तो जो मूर्ति वो वहां से उस घर से लूट लूट कर लेकर आया हुआ होता है उसमें से आवाज आ रही होती है, मॉर्टल 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 मॉर्टल। इसको देखकर पता चलता है कि वो तो बहुत ही ज्यादा बड़ी बन चुकी है और हमें पता चलता है कि वो हमारी एमसी की अंतरात्मा में घुस चुका है। जिसे देखकर हमारा एमसी कहने लगता है कि आखिरकार तुम कौन हो। और उसे देखकर वह काफी ज्यादा डर जाता है और कहने लगता है देखकर कि मैं इस बंदे के सामने तो किसी चींटी के समान दिखने में लगा हुआ हूँ, क्या ये बंदा कोई इमोर्टल वगैरह है क्या। तभी वह गोल्डन स्टैच्यू उससे कहने लगता है कि मैं जी होंग हूँ और इस मल्टीवर्स का क्रिएटर। तुम मुझे आंसर दो मॉर्टल, क्या तुम मुझे सर्व करने के लिए तैयार हो। मैं तुम्हारी हर एक इच्छा को पूरी कर सकता हूँ और इतना ही नहीं बल्कि मैं तुम्हें ऐसा आशीर्वाद और ऐसा वरदान दे सकता हूँ जिससे कि तुम पूरे की पूरी अमर हो जाओगे, लॉन्गेविटी हासिल हो जाएगी तुम्हें और तुम्हारे पास बहुत पैसा हो जाएगा, तुम बहुत अमीर हो जाओगे। यह बात सुनने के बाद हमारा एमसी हंसता है और उससे कहने लगता है ना ही तो मुझे पैसा चाहिए ना ही मुझे बहुत ज्यादा लंबी जिंदगी चाहिए, मुझे तो वह कल्टीवेशन टेक्निक चाहिए जिसे इस्तेमाल कर तुम इस मल्टीवर्स के मास्टर बन गए हो। तुम क्या सोचते हो, क्या तुम मुझे सिखाओगे, दोगे। ये बात सुनने के बाद उसकी ऐसी तैसी हो जाती है और उसे गुस्सा आने लगता है और वो अपने चेहरे को बदल लेता है और वो हमारे एमसी पर गुस्सा दिखाते हुए उससे कहने लगता है कि तुम्हारी आखिरकार हिम्मत कैसी हुई, तुम तो एक मॉर्टल हो और तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरी डिवाइनिटी पर नजर डालने की। जब वो रिजेक्ट कर देता है हमारे एमसी को तो हमारे एमसी की भी सटक जाती है और वो उस पर अटैक करते हुए उससे कहने लगता है अब जबकि तुम मुझे ये चीज नहीं दे सकते हो तो तुम्हारे लिए बेटर होगा कि तुम अपना मुंह यहाँ पर चलाना बंद करो, वो भी मेरे सामने। और वो अपने पंच का इस्तेमाल करने लगता है उस बंदे को दूर भगाने के लिए अपने आप से। लेकिन वो नोटिस करता है कि यहाँ पर तो बहुत मात्रा में लाइट निकल रही है और अगले ही पल दिखाया जाता है कि हमारे एमसी की आंखें खुलती हैं यहाँ पर। और जब उसे होश आता है तो वो काफी ज्यादा पसीना पसीना हो गया होता है और मन में सोचता है क्या लगता है कि ये चीज देखने में तो किसी डायटी की तरह लगने में लगी हुई थी जो कि मेरे ड्रीम में घुस गई थी, मेरे सपनों में घुस गया था। और जब वो जगता है तो वो अपने बगल में अपने डॉग को पाता है, यहाँ पर देख रहा होता है कि जो डॉग है वो किसी के सामने सैल्यूट करने में लगा हुआ है। इसको देखकर हमारा एमसी कहने लगता है यहाँ तक कि जो पपी है उसने भी इसके ऑरा के सामने सबमिट कर दिया है और उस डॉग को होश भी नहीं होता कि आखिरकार वह डॉग कर क्या रहा है। और थोड़ी देर बाद ही वो वापस से नेचुरल नॉर्मल हो जाता है वो डॉग और इधर उधर देखने लगता है क्योंकि वो टोटली कंफ्यूज होता है कि आखिरकार इसके साथ चल क्या रहा है और ये यहाँ पर कैसे आया और क्या कर रहा था। सारी की सारी घटना होते हुए जब हमारा एमसी देखता है तो वो उस बैग को खोलने लगता है और वो नोटिस करने लगता है कि इस स्टेच्यू के आसपास जितना भी मैजिकल ऑरा था वो आसपास इसके बहुत ज्यादा बढ़ गया है और वो इधर उधर फैलने में लगा हुआ है। इस बात को लेकर मैं श्योर हो चुका हूँ कि ये सारा का सारा जो कांड था वो इस फिगर के द्वारा किया गया है। लगता है कि मैंने वाकई में किसी मेलेवलेंट गॉड को अपने घर पर बुला लिया है जो कि मेरे लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और नेक्स्ट डे हमें क्विंगी टाउन का सीन दिखाया जाता है गलियों में जहाँ पर एक घर होता है छोटा सा। वहीं पर वो उस ओल्ड मैन के पास आ जाता है जो कि टेम्पल कीपर है, जहाँ पर वो ओल्ड मैन उस स्टेच्यू की जांच करने के बाद उससे कहने लगता है कि इस तरीके की जो स्टेच्यू है वो यहाँ पर कई सारे सालों से होगा ये बंदा ये स्टेच्यू। और ये जो स्टेच्यूज होते हैं वो नेमलेस डाइटिस के होते हैं जो कि कल्टीवेट करते हैं और ये जो कल्टीवेट करने का इनका यह तरीका है कि वो अपने फॉलोवर्स की फेथ का इस्तेमाल करते हैं कल्टीवेट करने के लिए। बात करें डाइटिस के बारे में जैसे कि गॉड मतलब अर्थ गॉड हो गया, माउंटेन गॉड हो गया, सिटी गॉड हो गया, वे सभी के सभी ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड गॉड्स हैं और उनकी खुद की श्राइन्स हैं, उनके खुद के टेम्पल हैं तो वो नेचुरली कल्टीवेट कर सकते हैं। लेकिन ऐसे डाइटिस जिन्हें नेचुरली रिकॉग्नाइज नहीं किया गया है नेशन के द्वारा उनके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं होता है इस तरीके से चुनने के अलावा। और जिस डाइटी से तुम्हारा एनकाउंटर हुआ है वो लोगों के सपनों में घुसकर उसकी एबिलिटी है घुसने की और उनकी जो छोटी मोटी इच्छाएं होती है वो भी पूरी कर सकता है ये डाइटी तो वाकई में जानता है कि किस तरीके से लोगों से अपना काम निकलवाया जाए। लेकिन तुम्हें फिर भी चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये जो डाइटी है वो सिर्फ अपने स्टेच्यू से स्पेल्स कास्ट कर सकता है। अगर यहाँ पर इस वक्त इसकी ट्रू बॉडी अपीयर्ड हो गई यहाँ तक कि जो यहाँ इस क्विंग अर्थ गॉड है और जो सिटी गॉड वो इस मैटर को खुद ही संभाल लेंगे तो उसके बारे में तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, हम लोग पूरी तरीके से सुरक्षित है। ये बात सुनने के बाद हमारा एमसी काफी सरप्राइज होती है, उससे कहने लगता है कि अर्थ गॉड और सिटी गॉड क्या ये लोग वाकई में एग्जिस्ट करते हैं। तभी ओल्ड मैन उससे कहने लगता है कि हाँ बिल्कुल करते हैं, यहाँ तक कि जो बिगर सिटीज है वहां पर इनके एग्जिस्ट करने के लिए एग्जिस्ट करने का जो कॉमन नॉलेज है वो हर किसी के पास है। यहाँ तक कि जो हमारा इंसेंस कल्ट है वो भी डिसेंड हुआ है अर्थ जनरल गॉड से और ये जो सेक्ट है वो अचानक से कोलैप्स हो गया था, वो भी क्यों, क्योंकि जो अर्थली जनरल गॉड है और जो सेक्ट लीडर है वो अचानक से डिसअपेयर हो गए थे और तो और उनके ऑपरेशन था ना हेड प्रीस्ट का वो भी। और तो और ये भी बात बताना चाहता हूँ कि जो डाइटिस होते हैं उनका हमारे मॉडल वर्ल्ड में कुछ भी लेना देना नहीं है, ना ही कोई काम वगैरह है। जब तक तुम उनसे जाकर खुद पर नहीं लोगे
वो कभी भी हमारे इस वर्ल्ड में इंटरफेयर नहीं करने वाले। और इस सिचुएशन को देखते हुए मन में सोचते हुए क्या लगता है कि दूसरे शब्दों में जो डाइटिस है, जो जिसने ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड पा लिया है, वो फ्रीली दूसरों के द्वारा उसे वर्शिप किया जा सकता है। और जिन्हें रिकॉग्नाइज नहीं किया गया है, उन्हें बस सीक्रेटली अपना कल्ट बनाकर रिकॉग्नाइज करवाना पड़ता है अपने आप को। और अपने आप को कल्टीवेट करने के लिए इस तरीके से वो लोग अपने कल्ट बना लेते हैं। मेरी किस्मत अच्छी है कि लकीली मैं उस इविल गॉड के द्वारा उसमें ट्रिक नहीं हुआ, और ना ही मैं उसके द्वारा बेवकूफ बनाया गया। और जब मैं सोचते वहां से जा रहा था, तभी जीयू नाम से कोई उसे बुलाने लगता है। जब उसे कोई बुलाता है तो वो पीछे मुड़कर देखता है, तो उसे पता चलता है कि ये तो और कोई नहीं बल्कि मैं वो तो अंकल सन होते हैं। तभी अंकल सन उससे कहने लगते हैं काफी समय बाद मिले। तभी अंकल सन हमारे एमसी से कहने लगता है कि मैं तुम्हें यहाँ पर पिकअप करने के लिए आया हुआ हूँ, क्योंकि जो ओल्ड मास्टर है वो तुमसे मिलना चाहते हैं। तभी हमारा एमसी उससे कहने लगता है कि अगर वाकई में ऐसी बात है तो आप मुझे रास्ता दिखाइए अंकल सन। और मन में सोचते हुए कहने लगता है कि जो सुनने गए वो काफी समय से अच्छी जिंदगी जीने में लगा हुआ है, जब से मैंने उसकी मदद की है वहां पर। और मैं इनर डिसिपल बनने में कामयाब रहा, वो सब कुछ इसलिए हुआ क्योंकि रिकमेंडेशन दिया गया था मुझे ओल्ड मास्टर हुओ के द्वारा। लगता है कि अब जो पेमेंट करने का समय है वो आ चुका है, अपना कर्ज मैं चुका सकता हूँ। और तभी वो ओल्ड हुओ के मेंशन पर पहुंच जाते हैं दोनों के दोनों। और तभी जो ओल्ड हुओ होता है वो हमारे एमसी को देखकर खुश होते हुए उससे कहने लगता है, कहता है यंग मास्टर भाई तुम यहाँ पर आ ही गए हो, जल्दी से आओ, जल्दी से बैठो बैठो बैठो। तभी हमारा एमसी बैठने के बाद उससे कहने लगता है कि तुम्हें इतना ज्यादा जनरस होने की जरूरत नहीं है ओल्ड मास्टर हुआ। तुम मुझे ये बताओ कि आखिरकार तुम मुझे क्यों ढूंढने में लगे हुए थे। तभी ये ओल्ड मास्टर हुआ होता है उससे क्या लगता है, जबकि तुम इतने ज्यादा स्ट्रेट पॉइंट पर आने की मुझसे कहने में लगे हुए हो, तो मैं यहाँ पर बकवास वगैरह तो करूंगा नहीं और सीधे जाकर बात पर आता हूँ, मुद्दे पर आता हूँ। यंग मास्टर भाई तुमने मुझसे उस वक्त वादा किया था जब मैंने तुम्हारी मदद की थी कि मैं तुमसे जो कहूंगा तुम वो करने के लिए तैयार हो, और मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम उस वादे को अभी तक भूले नहीं होगे। मैंने सही कहा। ये बात सुनने के बाद एमसी उससे क्या लगता है कि ये बात बिल्कुल सही है। उस वक्त तुम्हारे ही कारण मैं वहां पर सबमिट होने में, यानी कि उस सेक्ट में शामिल होने में कामयाब रहा था। तो ओल्ड मास्टर हुआ, आज मैं इनर डिसिपल बन पाया हूँ तुम्हारे कारण, तो आखिरकार इस मैटर को मैं कैसे भूल सकता हूँ। तभी ओल्ड हुआ उससे कहने लगता है, अगर ऐसी बात है तो क्या आप मेरे लिए बेस्ट डिसिपल का जो सिलेक्शन है और उसका जो कैंडिडेट वाला जो आपका ऑप्शन है, क्या आप उसे गिव अप कर सकते हो और वहां पर उसकी आपकी जगह पर ली यंगरू को जीतने दे सकते हो। ये बात सुनने के बाद हमारा एमसी सफरा हो जाता है और उससे कुछ भी कह नहीं पाता, और डायरेक्टली उससे मना करते हुए उसके मुंह पर कह देता है कि सॉरी मुझे माफ कर देना, लेकिन मैं ये बिल्कुल भी नहीं कर सकता। अब मुझे ही लगता कि हमें यहाँ पर अपनी कन्वर्सेशन को कंटिन्यू करनी चाहिए इससे आगे। और वह उठकर वहां से जाने लगता है। तभी वो बुढ़ा हमारे एमसी को रोकता है, उससे क्या लगता है कि तुम्हें इतना जल्दबाजी करने की क्या जरूरत है। मुझे पता है कि तुम इतनी ज्यादा अच्छी तरीके से एग्री नहीं होगे, वैसे भी इसलिए मुझे अंदाजा लगा लिया था मैंने पहले इस बारे में। जो हॉल लीडर ली है वुजियांग काउंटी से, वो मेरे बहुत ही ज्यादा क्लोज अक्वाइंटेंस है, आई मीन मेरे जान पहचान के हैं। अब जबकि उन्होंने मुझ पर ये रिक्वेस्ट भेज दी थी, तो सीधी सी बात है, नेचुरल सी बात है कि मैं एक बार ट्राई तो कर ही कर देख ही सकता था। मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम्हें इस बात का बुरा ना लगा हो, और तुम्हें सच सच बताऊं तो मैं तुम्हें यहाँ पर किसी और रीजन की वजह से लेकर आया हुआ हूँ। तभी हमारा एमसी पूछता है कि तुम मुझे बताओ कि अगर किस लिए तुमने मुझे यहाँ पर बुलाया है। तभी वो बुड्ढा उससे कहने लगता है कि मैं यहाँ पर तुम्हें एक आइटम डिलीवर करने के लिए बुलाया है। जब ये बुड्ढा उसे बताने लगता है अपने असली मकसद के बारे में, तो हमारा एमसी को जब ये बात पता चलती है तो हमारा एमसी काफी देर से शॉक हो जाता है, और शॉक के मारे उसका मुंह फटा का फटा रह जाता है। और उनकी ये सारी सारी कन्वर्सेशन खत्म होने के बाद अगले पल में हमें किसी को भागते हुए दिखाया जाता है, और ये कोई फैटी वगैरह लग रहा होता है, ये फैटी को जाना पहचाना लग रहा है ना। और तभी हमें इसकी शक्ल दिखाई जाती है और हमें पता चलता है कि ये तो वही उसका पहला डिसिपल है ना, उस बंदे का, आई मीन उस टाविस्ट का। और जब वह भागते हाँफते हुए कहीं पर जाता है तो वो हमें पता चलता है कि ये तो उसी ग्रेवयार्ड में पहुंच गया है जहां पर वो जॉम्बी आयरन जॉम्बी पड़ा हुआ था। और वो वहां पर देखता है तो वहां पर अगरबत्ती जलाने के लिए एक पॉट रखा हुआ था, जिसको देखकर वो समझ जाता है कि ये तो सोल समनिंग अगरबत्ती है। और वहां पर कई सारी डेड बॉडीज पड़ी हुई होती है एक जगह पर। और इतना ही नहीं, वह उस जगह पर जाने लगता है उस गुफा के अंदर जहां पर उसने अपने आयरन ज़ॉम्बी को छुपा कर रखा था, जिसको देखकर वो गुस्से में चिल्लाने लगता है और कहने लगता है कि यहाँ से मेरा जो आयरन ज़ॉम्बी है वो गायब हो चुका है। यहाँ तक कि वो जो आयरन ज़ॉम्बी था, मैंने उसे बड़ा करने में, इतना ताकतवर बनाने में कई सारे समय और बहुत ज्यादा एफर्ट लगा दिए थे, और बहुत ज्यादा मटेरियल का भी इस्तेमाल किया था अच्छी अच्छी क्वालिटी का। कौन है आखिरकार, कौन है वो बंदा, किसकी इतनी हिम्मत आ गई है कि उसने ये सब कर रहा है। और वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में वहां पर चिल्लाने लगता है, और चिल्लाते चिल्लाते जब इधर उधर देखने लगता है तभी उसकी नजर उसे एक कंकाल पर दिखती है जो कि जली हुई दिखने में लगी हुई होती है। और उसके पास जाकर उसे छूकर देखने लगता है वह, और वह समझ जाता है कि यह तो डिवाइन ब्लेज टेक्निक का इस्तेमाल किया गया है यहाँ पर, और समझ जाता है कि यह तो एक कल्टीवेटर था। और तभी वह अपनी जादू को छड़ी निकालने लगता है और उसका इस्तेमाल करने लगता है। और जैसे ही वो उसका इस्तेमाल करता है तो वहां पर एक फीमेल गोश्त प्रकट हो जाती है, मतलब वहां पर आ जाती है उसके सामने। और उसके आने के बाद वो फैटी उससे पूछने लगता है कि मुझे तुम बताओ कि आखिरकार मेरे इस आयरन ज़ॉम्बी को किसने मारा है, और आखिरकार ये क्वीन कहाँ है, माने उसका जो गोला है ना, गोला वह कहाँ पर है, वो ग्रीन कलर का।
सॉरी गाइस, क्विंग उस वो पहला पहला बंदा बोला गोस्ट है, उसका क्विंग नाम है, मतलब उस गोस्ट का नाम क्विंग है। खैर जो भी हो, तभी जो घबराती हुई होती है वो गोस्ट, फीमेल गोस्ट, वो घबराते हुए उस फैटी से कहने लगती है कि जो बंदा यहाँ पर आया था उस बंदे ने क्विंग को भी बस एक ही झटके में मार दिया था। और सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि मैं उसको मारने के बाद वह जो जॉम्बी को आप जिस जगह पर पाल कर, आई मीन जिसे ग्रो करने में लगे थे जिस जगह पर, उस जगह पर चला गया। और उसके बाद उसने वहां पर म्यूटेटेड जॉम्बीज को गुस्सा दिला दिया, और जब म्यूटेटेड जॉम्बीज ने उसे मारने की कोशिश की तो उस बंदे ने उस सभी के सभी म्यूटेटेड जॉम्बीज को मार दिया। और उसके बाद उस जॉम्बी के अंदर जो ऑर्ब था ना ग्रीन कलर का, उसे भी चुरा लिया। और मैं इतनी ज्यादा पावरफुल नहीं थी, उस बंदे की पावर देखकर मैं बहुत ज्यादा डर गई थी। तो इसलिए मैंने कभी भी हिम्मत नहीं दिखाई वहां पर जाने के लिए। अगर मैं उसके सामने आ गई होती तो वो मुझे भी मार देते, और इसलिए मैंने उससे दूरी बनाए रखी। और तभी भी जो गोश्त है वो उस बंदे का चेहरा दिखाने लगती है, उसमें कन्वर्ट हो जाती है, बदल जाती है। तो वो अपने हमारे एमसी का चेहरा उस फेटे को दिखा देती है, जिससे उस फेटे को पता चल जाता है। तो ये है हमारे उस आयरन ज़ॉम्बी को मारने वाला बंदा। इसको देखकर वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहने लगता है कि तुमने वाकई में बहुत ज्यादा अच्छा काम किया। मेरा सिर्फ एक ही रीजन था तुम दोनों को यहाँ पर भेजने के लिए, वो था उस म्यूटेटेड जॉम्बी, पूरी की पूरी जितने भी म्यूटेटेड जॉम्बीज है सभी के सभी जॉम्बीज की सुरक्षा करना और उन्हें गार्ड करना। और तभी अपनी छड़ी को उठाता है और चिल्लाते हुए कहने लगता है कि अब वह सभी के सभी यहाँ से जा सके हैं तो मुझे ही लगता है अब मुझे तुम्हारी बिल्कुल भी जरूरत है, अब तुम्हें भी उनके साथ ही गायब हो जाना चाहिए। और उस फीमेल गोश्त को वो अपनी टेक्निक से वहीं पर टपका देता है, निपटा देता है। और निपटाने के बाद कहने लगता है कि कोई फर्क नहीं पड़ता कि आखिरकार तुम कौन हो, अब जबकि तुम में वाकई में इतनी ज्यादा हिम्मत है कि तुम मुझे गुस्सा दिला सको तो मैं तुम्हें डेफिनेटली मारूंगा। और अगला सीन हमें ली यंग सेट के स्पेयरिंग ग्राउंड का दिखाया जाता है, जहाँ पर बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा था देखने में दूर से तो। और तभी हमारा एमसी, उसके मास्टर ली यंगरू और वो राइट हैंड गार्डियन वहां पर सभी सभी पहुंच जाते हैं। और सभी लोग यही बात कर रहे होते हैं कि आखिरकार इस फाइट को कौन जीतने वाला है। और कुछ लोग तो ये भी कह रहे होते हैं कि इसमें कोई पूछने वाली बात है क्या, इस फाइट को जरूर ली यंगरू जीतने वाला है, क्योंकि वो ऑलरेडी एक्सटर्नल फोर्टिफिकेशन स्टेज पर पहुंच चुका है। और सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि उसके जो फादर है वे हॉल लीडर ली है, जो कि उसे बचपन से लेकर आज तक कोच करते आ रहे हैं, वो भी पर्सनली। ऐसा हो ही नहीं सकता कि जो बाय जी हुए है वो उसके अगेंस्ट जीत सके। ये बात सुनने के बाद दूसरा बंदा उससे कहने लगता है कि ये कहना थोड़ा हार्ड है, क्योंकि जो हमारा जूनियर ब्रदर बाय है उन्होंने कल अपनी पावर को अपना दिखा दिया था कि वो कितने ज्यादा कैपेबल है। क्योंकि उन्होंने जब वो युवांस के साथ फाइट की थी, और तो और इतना ही नहीं फेस रीपर के साथ फाइट की थी, तो उसकी स्वॉर्ड भी टूट गई थी उस वक्त। और आसपास के जितने भी लोग हैं वे सभी के सभी लोग हमारे जूनियर ब्रदर बाय को ब्रोकन ब्रोकन स्वॉर्ड हीरो के नाम से भी बुलाने में लगे हुए हैं कल से। ये बात सुनने के बाद दूसरा बंदा कहने लगता है कि इसका मतलब ये हुआ कि वे दोनों के दोनों स्किल्स बराबर, दोनों लोगों की स्किल्स एकदम बराबर है, तो कोई भी कह नहीं सकता कि कौन जीतने वाला है। तभी वहां पर एक और बंदा आता है, तीसरा बंदा थर्ड पार्टी, और हंसते हुए उनसे कहने लगता है कि यहाँ पर ऐसा हो ही नहीं सकता कि बाय जीओ जीत सकता है इस मैच को। ये बात सुनने के बाद वो बंदे सरप्राइज हो जाते हैं और उसे पूछने लगते हैं कि सीनियर ब्रदर गुओ, आपके कहने का मतलब क्या है। तभी वो गुओ उससे कहने लगता है कि जो ली यांगरू है वो ऑलरेडी उसने अपनी बोन मैरो को कल्टीवेट कर लिया है। और सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि मैं मेरे शेयर का जो स्नेक डीमन का फ्लैश था, उन्होंने मेरे मास्टर ने वह फ्लैश उस ली यंगरू को खिला दिया है, जिससे कि वो पहले के मुकाबले में और भी ज्यादा पावरफुल बन चुका है। जब बाकी के लोगों को ये पता चलता है कि वो बोन मैरो कल्टीवेशन तक उसने पहुंच चुका है, तो काफी सरप्राइज होते हुए कहने लगते हैं कि इसका मतलब ये हुआ कि जो जूनियर ब्रदर बाई है वो डेफिनेटली हारने वाला है उस बंदे से, क्योंकि जो बोन मैरो स्ट्रेंथ की जो कल्टीवेट करते हैं उससे तुम्हारी बॉडी और तुम्हारी जो लाइफ फोर्स का जो क्यू है वो बहुत ज्यादा बूस्ट हो जाती है। अगर ये ऐसा करने में कामयाब रहा तो इसका मतलब ये हुआ कि वो ऑलरेडी एडवांस एक्सटर्नल फोर्टिफिकेशन स्टेज पर जल्दी पहुंचने वाला है। मुझे जूनियर ब्रदर बाई के लिए बहुत ज्यादा बुरा लग रहा है। तभी एल्डर निये और राइट हैंड गार्डियन वहां पर आते हैं। तभी एल्डर निये कहने लगते हैं अब कि तुम दोनों के दोनों यहाँ पर रेडी है फाइट करने के लिए, तो इस प्रोग्राम को यहीं पर स्टार्ट किया जाए। तभी राइट हैंड गार्डियन उससे कहने लगता है कि ये चीज जितना ज्यादा जल्दी खत्म होगी उतना ही जल्दी मेरा दिमाग को थोड़ी शांति मिलेगी, और उतना ही जल्दी वो बंदा जो सर्टेन बंदा है, पर्टिकुलर बंदा है, वो गिव अप कर देगा अपने सपनों पर। तभी जो मास्टर होता है सेक लीडर, वो कहने लगता है कि चलो अच्छा ऐसी बात है तो चलो फाइट को स्टार्ट करते हैं। वैसे भी जी हुए तुम्हें नर्वस होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तभी हमारा एमसी से क्या लगता है कि आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है मास्टर, और वह दोनों को दोनों उस स्टेज पर फाइट करने के लिए पहुंच जाते हैं। तब ली युंगरी अपनी स्वॉर्ड निकालता है और हमारे एमसी से कहने लगता है कि जल्दी से जल्दी अब मुझे चखने दो, आखिरकार तुम्हारे जो ब्रोकन स्वॉर्ड हीरो का पावर्स है ना, वो उसकी पता तो करो कि आखिरकार तुम कितना पावरफुल हो। ये कहने के बाद हमारा एमसी उससे कहने लगता है कि चिंता मत करो, मैं तुम्हें बढ़िया स्वाद चुकाने वाला हूँ। और तभी एल्डर नी अनाउंस कर देते हैं वहां पर उस मैच की स्टार्टिंग के लिए। और तभी ली यंगरू उससे कहने लगता है कि अब जरा ध्यान से देखो मेरी पावर को जूनियर ब्रदर भाई। तभी ली यांगरी अपनी रोलिंग 13 ब्लेड्स का इस्तेमाल करने लगता है, और जैसे ही वो हमारे एमसी पर अटैक करने की कोशिश करता है तो वहां पर कई सारे ब्लेड्स की एनर्जी हमारे एमसी की तरफ बढ़ने लगती है। लेकिन हमारे एमसी को कोई फर्क नहीं पड़ता और वो वहां से मूव नहीं होता। इसको देखकर सभी डर जाते हैं और उससे कहने लगते हैं कि ये कितना ज्यादा अग्रेसिव अटैक है, क्या ये वाकई में किसी प्रोडिजी का अटैक है, क्या ही पावर है। लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आ रही है कि आखिरकार जो बाई जीओ है वो अपनी जगह पर ही क्यों खड़ा है, वो वहां से हिल क्यों नहीं रहा। और सभी के सभी लोग इस बात को जानने के बाद बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाते हैं, और खासकर उसका मास्टर।
और अगले ही पल दिखाया जाता है कि किस तरीके से ली यांगरू जब हमारे एमसी पर अटैक करता है तो अगले ही पल पता चलता है कि हमारा एमसी तो वहां पर है ही नहीं, वो तो वहां से ऑलरेडी गायब हो चुका है। जिसको देखने के बाद ली यांगरू बहुत ही तो घबरा जाता है और कहता है क्या, कहाँ गया वो बंदा। और तभी हमारे एमसी को अगले ही पल दिखाता जाता है उसके पीछे, जो कि अपनी स्वॉर्ड लाकर उसकी गर्दन पर रखते हुए उससे कहने लगता है कि अब तुमने अगर हिलने की भी कोशिश की तो तुम्हारा जो सर है ना वो तुम्हारी बॉडी पर नहीं रहेगा। ये बात सुनने के बाद ली यांगरू बहुत ही डर जाता है और घबरा जाता है, और वो बंदा इस बात को मानने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं हो रहा होता है। और बहुत पसीने छूट जाते हैं घबराहट का, और कहने लगता है मैं ली यांगरू हार गया, वो भी इससे, कैसे पॉसिबल हो सकता है। जब बाकी स्टूडेंट्स को ये बात पता चलती है कि ये क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, कहाँ हुआ, तो सभी के सभी लोग बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट से भर जाते हैं। और सबसे ज्यादा शौक तो उस गुओ को लगता है, जो कि इतना ज्यादा शौक होता है कि उसके पसीने छूट जाते हैं और कह रहा होता है मन में सोचते हुए कि मुझे इस बात पर भरोसा नहीं होता कि इसका मतलब ये हुआ कि इस ली यांगरू ने मुझसे जो वादा किया था कि मुझे वुजियांग काउंटी में लेकर जाएगा, वो वादा अब कोई भी इफेक्ट नहीं रहेगा उसका। और जब हमारा सेक्ट मास्टर हमारे एमसी को इस तरीके से फाइट करते हुए देखता है तो वो मन में सोचते हुए कहने लगता है कि जो ली यांगरू का अटैक था वो इतना ज्यादा वीक अटैक नहीं था। मुझे इस बात पर भरोसा नहीं होता कि जी हुई है वो ऑलरेडी इतना ज्यादा स्किलफुल बंदा बन चुका है। लगता है कि मैं वाकई में इस जीओ पे बिल्कुल भी अटेंशन नहीं दे रहा हूँ, ध्यान नहीं दे रहा हूँ। दूसरी तरफ जो एल्डर निये होते हैं वो मन में सोचते हुए कहने लगते हैं सिचुएशन को देखने के बाद, मैंने तो इसके अटैक को बिल्कुल भी नोटिस नहीं किया था। उसके जो इनक्रेडिबली स्विफ्ट तरीके से अपने मूवमेंट्स को ये इस्तेमाल करने में लगा हुआ था है। जिस समय पर वह मेरे साथ हमारी टीम के साथ स्नेक डीमन के हंट पर करने के लिए गया था, उस समय पर भी ये काफी ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया था इस बंदे ने। तो जैसा कि मैंने सोचा था इसकी विक्ट्री पक्की थी, पर मैंने इस बारे में बिल्कुल नहीं सोचा था कि ये बंदा सिर्फ और सिर्फ एक ही स्ट्राइक में जीत जाएगा। और तभी हमारा एमसी सबसे पहले तो उस लिए को सैल्यूट करता है, उससे कहने लगता है कि मैं जो मुझे आपसे फाइट कर काफी ज्यादा अच्छा लगा सीनियर ब्रदर ली, और आपने मुझ पर दया दिखाई उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और दूसरी तरफ ली यांगरी को तो इस बात पर भरोसा हो ही नहीं रहा होता कि आखिरकार ये सब क्या चल रहा है, कैसे हो गया। तभी सेक्ट मास्टर आगे आते हैं और एल्डर निये से कहने लगते हैं, एल्डर निये मैं उम्मीद करता हूँ कि आप जल्द से जल्द यहाँ पर इस मैच के रिजल्ट को अनाउंस कर दोगे। तभी एल्डर निये अनाउंस करते हुए उससे कहने लगते हैं कि इस मैच का जो विनर है वो बाई जी यू है, और मैं ये अनाउंस करता हूँ कि जो बाई जी है वो बेस्ट डिसिपल का टाइटल उसे मिलता है। ये बात सुनने के बाद सभी के सभी लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और कहने लगते हैं कि ये तो बहुत ज्यादा एपिक फाइट थी। सभी के सभी लोग हमारे एमसी की तारीफ करने लगते हैं और कह रहे होते हैं कि ब्रदर भाई तुम तो औसम हो औसम। दूसरी तरफ जो लेफ्ट हैंड गार्डियन होता है वो तो जल बुझ के राख हो गया होता है भाई, और बहुत ही तो गुस्सा हो रहा होता है। तभी वहां पर कई सारे स्टूडेंट आते हैं और हमारे एमसी को सैल्यूट करते हुए उससे कहने लगते हैं कि आपको मुबारकबाद हो कि आपने इस सिलेक्शन को पास कर लिया है ब्रदर भाई। और सभी के सभी लोग उसके पास आकर यही कह रहे होते हैं, उसकी तारीफ करते हुए कि आप तो हमारे रोल मॉडल हो। तभी उसका मास्टर हमारे एमसी के पास आता है और उससे कहने लगता है कि जी हुए आखिरकार तुम इस वक्त किस स्टेज पर पहुंच चुके हो अपने कल्टीवेशन के, और तुम्हारी स्किल्स किस स्टेज पर पहुंच चुकी है, तुम्हारी स्वॉर्ड स्किल्स। हमारा एमसी ये बात सुनने के बाद उससे कहने लगता है कि मास्टर मैं ऑलरेडी एक्सटर्नल फोर्टिफिकेशन स्टेज पर पहुंच चुका हूँ। लगता है कि ये सारे के सारे इसलिए हुआ है क्योंकि मेरी स्वॉर्ड के साथ बहुत ज्यादा बनती है और मेरी एफिनिटी बहुत ज्यादा है। अब जबकि मैं मेरी जो 18 कंसेक्यूटिव स्लैशेस है और अल्टीमेट ब्लेज स्लैश है वो ऑलरेडी फाइनल फॉर्म तक पहुंच चुकी है। और मन में सोचते हुए कहने लगता है कि यही मेरा सबसे ज्यादा अच्छा और बहुत ज्यादा बेहतर आंसर है, क्योंकि मैं पहले के मुकाबले में काफी ज्यादा ग्रो हो चुका हूँ, तो मुझे थोड़ी बहुत ही बतानी पड़ेगी ना प्रोग्रेशन मेरी अपने बारे में। ये बात सुनने के बाद बाकी के लोग कहने लगते हैं, बाकी के एल्डर्स के बाई जुए की स्वॉर्ड स्किल है वो एक्चुअली में बहुत ज्यादा मोड एडवांस है किसी मार्शल आर्ट्स से। कितना ज्यादा रेयर जीनियस है मानना तो पड़ेगा, वह क्या ही वंडरफुल जीनियस है। और इतना ही नहीं बल्कि मैं इतना ज्यादा वंडरफुल डिसिपल हमारे सेक्ट लीडर के द्वारा हमसे उस वक्त छुड़ा लिया गया था। ये तो कितनी ज्यादा पिटी वाली बात है। सेक्ट लीडर को जब ये बात पता चलती है वो काफी तो खुश होता है और उससे कहने लगता है कि तुमने वाकई में मेरे नाम को बिल्कुल भी डुबाया नहीं है, और रिवॉर्ड के तौर पर मैं तुम्हें परमिशन देता हूँ कि तुम कुछ भी आइटम मुझसे चुन सकते हो मेरी प्राइवेट कलेक्शन से। यह बात सुनने के बाद जो बाकी के दो एल्डर है वो उसे जीयू को बुलाते हैं, उससे कहने लगते हैं कि तुम तो वाकई में बहुत ज्यादा लकी हो, क्योंकि ये सेक्ट लीडर का प्राइवेट कलेक्शन है, उसके लिए लोग देखने के लिए मर मर जाते हैं। और मैंने अपनी डिग्निटी को साइड में रखकर इनसे भीख मांगी थी ताकि वो मुझे ड्रैगन बोन वाइप दे दे, लेकिन उन्होंने उस चीज को अपनी कलेक्शन में लॉक करके रखा और मुझे देने से उन्होंने मना कर दिया था। कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं आखिरकार उनसे कितना मांगू, क्या बोलूं। तभी दूसरे एल्डर उससे कहने लगते हैं कि ये बिल्कुल सही कहा, उनके पास एक फाइन मटेरियल है जिससे कि वेपन क्राफ्टिंग की जा सकती है एग्जैक्टली। और इनके पास जुआनमिंग और जो कि वेपन बनाने के लिए क्राफ्ट करने के लिए सबसे बेस्ट मटेरियल है। ये बात सुनने के बाद सेक्रेटरी उससे क्या लगता है कि तुम्हारी बहुत हो गई है गाइस, तुम कुछ ज्यादा ही बोल रहे हो, तुम यहाँ पर दूसरे के मौकों को बस चुराने की कोशिश कर रहे हो आइटम्स को और कुछ नहीं। और जब इस तरह की कन्वर्सेशन चली रही होती है हमारा एमसी से लगता है उससे क्या लगता है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया मास्टर आपके इस जनरस रिवॉर्ड के लिए। तभी एल्डरनी आते हैं उसको बुलाते हैं, उससे क्या लगता है कि बाई जी हुए मैं जल्दी वुजियांग कांटो में कल से जा रहा हूँ, क्या तुम मेरे साथ यहाँ पर चलोगे या फिर इंतजार करोगे ऑफिशियल टाइटल जब तक तुम्हें नहीं मिल जाता उस सेरेमनी तक, या फिर उसके स्टार्ट होने के बाद चलोगे।
ये बात सुनने के बाद हमारे एमसी एल्डरनी से पूछने लगता है, क्या मैं आपसे पूछ सकता हूँ कि आखिरकार यहाँ पर कितने दिन उस ऑफिशियल सेरेमनी को स्टार्ट होने में लगेंगे। तभी एल्डरनी उससे कहने लगते हैं कि जो सेरेमनी है वो अगले 50 दिन में स्टार्ट हो जाएगी। अगर तुम उसके बाद आए तो तुम्हारा जो टाइटल है वो उससे तुम डिस्क्वालीफाइड हो जाओगे, अगर तुम वहां पर शो होने में नाकामयाब रहे तो। यह बात सुनने के बाद हमारा एमसी उससे कहने लगता है कि मैं इस बात का ख्याल रखूंगा कि उस समय से पहले मैं वहां पर पहुंच जाऊं। और उसके बाद सेक्रेटरी रेजिडेंस पे हमारा सीन शिफ्ट होता है, जहां पर सेक्रेटरी बता रहे होते हैं कि मेरी इस ट्रेजरी में सिर्फ गिने चुने कुछ ही ऐसे लोग हैं और 3 ऐसे लोग हैं जो कि मेरे इस प्राइवेट कलेक्शन को देख पाए हैं, और तुम हो जी हुए वो चौथे बंदे हो। तुम्हारी आज की जो परफॉर्मेंस थी वो वाकई में बहुत ज्यादा अच्छी थी, मैं इस बात को लेकर इम्प्रेस्ड हुआ। और मेरे कलेक्शन में जो आइटम्स है वो इतनी ज्यादा कीमती है कि वो किसी सिटी के बराबर है, जबकि वाकई में कुछ तो बहुत ज्यादा रेयर है और बहुत ज्यादा एसेंट्रिक है। और तभी एक पॉट घुमाती है, वो कह रहा होता है कि यार वो सब छोड़ो, मेरे पास कई सारे डिफरेंट तरीके के आइटम्स है, तुम जो चाहे वो चुन सकते हो अपनी इच्छा अनुसार। जैसे वो उस पॉट को घुमाता है तो वो एक सीक्रेट दरवाजा वहां पर खुल जाता है, जिसको देखकर हमारे एमसी का मुंह फटा फटा रह जाता है। और तभी वे लोग अंदर जाने लगते हैं और जाकर देखते हैं तो वहां पर बहुत ज्यादा मटेरियल और बहुत ज्यादा आइटम्स पड़े हुए होते हैं, जिसको देखकर कहने लगते हैं कि चलो देखते हैं कि आखिरकार तुम्हारे लिए कौन सी चीज ज्यादा बेटर रहेगी। और तुम्हारे लक को चेक करते हैं कि आखिरकार तुम आइटम्स को चुनने में, उनकी क्वालिटी को चुनने में कितने ज्यादा स्किलफुल हो। तभी हम हमारे एमसी की नजर एक आइटम पर जाती है, जिसको देखकर वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। और वो उस बोन वाइफ को देखकर कहने लगता है कि ये तो ड्रैगन बोन वाइफ है, जो कि लीडर थे जिस बारे में बात करने में लगे हुए थे। और तो और ये जो बोन वाइफ है वो 4 हॉर्न ड्रैगन स्नेक की बॉडी से बनाए गए हैं। ये बहुत ज्यादा स्टडी है और बहुत ज्यादा सॉफ्ट भी, और ये नेचुरली फायर एट्रीब्यूट को होल्ड करता है। कितना ज्यादा पावरफुल आइटम है ये बहुत ज्यादा हार्डनेस है और इसकी जो लाइटनेस है मतलब हल्का है और बहुत ज्यादा मजबूत है। और इसका जो बोन आर्मर है वो बहुत ज्यादा एक्सीलेंट है। उसके बाद उसकी नजर एक आर्मर पर जाती है, इसको कहने लगता है कि ये स्नेक स्किल आर्मर, जो कि स्नेक डीमन के स्किल से बनाया गया था, ये तो और भी ज्यादा आउटस्टैंडिंग आइटम है। तभी उसकी नजर एक फेमस पेंटिंग पर जाती है, जो कि एक एंटिक कलेक्शन होती है, और एक गूजंग जेट फ्लूट। इन सभी को देखने के बाद वो काफी ज्यादा खुश होने लगता है और कहने लगता है कि यहाँ पर तो हर तरीके के आइटम मिल रहे हैं मास्टर। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि मैं यहाँ पर एक सीक्रेट स्क्रिप्चर भी है मार्शल आर्टिस्ट को लेकर। और इसको देखकर मन में सोचते हुए कहने लगता है कि यहाँ ऐसी कोई भी स्किल नहीं है जिसे मैं सीखना चाहता हूँ। अब मुझसे ये मत कहना कि जो मास्टर है उन्होंने अच्छा अच्छा आइटम कहीं और छुपा कर रखा हुआ है। तभी उसकी नजर एक और पर जाती है, इसको देखकर कहने लगता है कि वाकई में ये जवानविंग और है। तभी उसका मास्टर उससे कहने लगता है कई लोगों की नजर इस चीज पर बनी हुई है जवानविंग और पर, क्योंकि ये वेपन बनाने के लिए परफेक्ट मटेरियल, लेकिन अगर तुम इसे लेना चाहते तो तुम ले सकते हो, जबकि ये काफी ज्यादा प्रिटी है और बहुत ही ज्यादा मुश्किल से तुम्हें मिलता है। और अगर तुम इसे ले भी गए तो तुम इसे वेपन बनाने वाला बंदा नहीं ढूंढ पाओगे, बहुत ज्यादा हार्ड है उसको ऐसे बंदे को ढूंढना। ये देखते हुए हमारा भी समझ जाता है कि ये हमारा जो मास्टर है वो अपने आइटम को इसे देना नहीं चाहता और अपने इस जूनमिंग ओर से दूरी नहीं बनाना चाहता। तभी उसको वो समझ जाता तो वो उस पर ध्यान नहीं देता और वो अगली बार जाता है हर्ट सब। उनको देखने के बाद कहने लगता है कि यहाँ पर ऐसे कई मटेरियल हैं जो कि मेरे लिए कल्टीवेशन के लिए काम आएंगे और बेस्ट है, और सबसे ज्यादा मोस्ट वैल्यूएबल थिंग है जवानविंग और जगह पर पूरे के पूरे में। लेकिन यहाँ पर जो एट्रीब्यूट वेपन है, स्नेक स्किल आर्मर है, हर्ट्स है, बहुत ज्यादा कीमती ट्रेजर पड़े हुए हैं यहाँ। लेकिन अगर मैं और ले भी जाता हूँ तो मैं उसे स्मेल्ट नहीं कर पाऊंगा और वेपन नहीं बना पाऊंगा, और वो वेपन मेरे हाथों में फिट भी नहीं होगा। और यहाँ पर कई सारी ऐसी कॉम्प्लिकेटेड हार्ट्स है जिससे मैं डिसाइड नहीं कर पा रहा हूँ कि लूं तो लूं क्या यार। जैसा कि मैंने उम्मीद किया था, यहाँ पर ऐसी भी कुछ भी नहीं जिससे मेरी आंखें उस पर गड़ जाए या फिर मैं उसे लेना चाहता हूँ। चलो कुछ भी एक डिफेंसिव आर्मर या सेफ्टी मेजर वाली चीज ले लेते हैं। तभी वो मास्टर से कहने वाला होता है, लेकिन उसकी नजर किसी चीज पर चली जाती है जिसको देखकर वह सरप्राइज हो जाता है। और तभी दिखाया जाता है कि हमारे एमसी की नजर उस पेंटिंग पर जाती है और उससे पूछने लगता है कि ये क्या है। और वो पेंटिंग देखने में वाकई में बहुत ज्यादा कूल लग रही होती है और उसको महसूस करते हुए कहने लगता है मन में सोचते हुए, मैं इस चीज को इसलिए सेंस करने में कामयाब रहा क्योंकि मैं इमॉर्टल कल्टीवेशन टेक्निक को सीखने में लगा हुआ हूँ। इसके अंदर जो ऑरा है वो बहुत ही ज्यादा मात्रा में निकलने लगा हुआ है। भाई ये जो पेंटिंग है वो कोई नॉर्मल पेंटिंग नहीं है, और जो नॉर्मल बंदा है उसे देख नहीं सकता, क्योंकि जो सिर्फ और सिर्फ स्पिरिचुअल एनर्जी ही वाला बंदा इसे देख सकता है। और इसकी स्पिरिट एनर्जी फ्लक्चुएशन बहुत ज्यादा है, और ये एनर्जी कहीं और से नहीं बल्कि मैं इस ड्राइंग में जो पेंटिंग है क्या वो वहां से निकल रही है। ये पेंटिंग नॉर्मल नहीं हो सकती। मैं इस बात को तो मैं मान गया, और इसी सरप्राइज के साथ मैं इस पार्ट को यहीं पर खत्म करना चाहूंगा। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को हमारी वीडियो अच्छी लगी हो। अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। बाय बाय, सी यू नारा एंड साइनिंग आउट। तो गाइस आप लोग 1000 लाइक और 100 कमेंट जरूर करा देना। बाय बाय।